नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति और देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से देखने से पहले हेडलाइंस पे नजर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को भत्ता प्रदान करेगी। यूपी के रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना ने अफगानिस्तान में होने वाली क्रूरता की तुलना हिंदुस्तान से कर दी। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल की सरकार बनी थी। नतीजे आते ही पूरे राज्य में हिंसा शुरू हो गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्टडी में खुलासा किया, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हत्या, दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। खबरें विस्तार से देखें तो यूपी विधानसभा सत्र है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान संबोधित करते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को भत्ता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि यूपी सरकार का बजट पिछले 5 साल में 2 गुना हो गया है। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 2.5 लाख का बजट ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता था। यही कारण था कि प्रदेश अर्थव्यवस्था में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब यूपी निवेश के लिए सबसे अच्छे प्रदेशों में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है। ब्रज, काशी व अयोध्या का विकास किया जा रहा है। पहले भगवान राम, कृष्ण और महादेव का नाम लेना सांप्रदायिक माना जाता था, पर अब खुद को राम भक्त साबित करने की होड़ लगी हुई है। पहले भी कुंभ का भव्य आयोजन होता था, पर सरकारें डरती थी कि कुंभ के लिए कुछ कर लेंगे तो टोपी लगाकर मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। यह हमारी जीत है। प्रदेश में पिछले 4.5 साल में 2 करोड़ 94 लाख लोगों को विद्युत कनेक्शन दिया गया। 3 करोड़ 94 लाख लोगों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। ये सब बिना किसी की जाति व धर्म देखकर नहीं किया गया है। हम विकास में किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक बेरोजगारी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 4.5 साल से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। अकेले शिक्षा विभाग में माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती भी हुई है। यूपी के रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना ने अफगानिस्तान में होने वाली क्रूरता की तुलना हिंदुस्तान से कर ली। उन्होंने कहा कि जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ पहले से ही है। पहले राम राज्य था, लेकिन अब काम राज है। उनके इस बयान के बाद से ही वह कई नेता और लोगों के निशाने पर आ गए। जब से तालिबान का अफगानिस्तान में राज शुरू हुआ है, कई लोग इन पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इनमें कुछ लोगों की प्रतिक्रिया काफी विवादित भी है। शायर मुनव्वर राना भी इसी सूची में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर राम से काम है तो ठीक, वरना कुछ भी नहीं। इसके बाद वह भाजपा समेत अन्य दलों के निशाने पर आ गए। भाजपा ने उन्हें देश विरोधी बयान करार कर दिया। इससे पहले तालिबानी लड़ाकों की देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद सफरूफ रहमान बुर्क के खिलाफ राजद्रोह समेत कई धाराओं में संभल कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। यह कार्रवाई भाजपा नेता की तहरीर के आधार पर की गई। भाजपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष राजे सिंघल ने संभल कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे तालिबानी लड़ाकों से की है। इसी तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल की तीसरी बार ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल की सरकार बनी थी। नतीजे आने के बाद ही पूरे राज्य में हिंसा शुरू हो गई थी। पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 17 लोग मारे गए। आगजनी, हत्या, लूट, छेड़खानी सब कुछ हुआ। अब कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई ये
हिंसा की जांच सीबीआई से करवाने के ऑर्डर दिए हैं, जिसकी निगरानी खुद हाईकोर्ट करेगा। बंगाल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। पिछले सालों में राज्य में चुनाव के बाद हिंसा होना आम है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर व चुनाव विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती के मुताबिक चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में राज्य सरकार शुरू से इनकार कर रही थी, जबकि 2 मई के बाद हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। हजारों लोगों को बेघर भी होना पड़ा, पर न जाने कितनों के साथ मारपीट हुई होगी। अब सीबीआई को जांच मिली है तो वो पूछताछ के लिए गिरफ्तारियां भी कर सकती है। इससे राज्य के नेताओं को सबक मिलेगा कि सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर रहता है। अपने बॉस को खुश करने के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में तो पोस्ट पोल वायलेंस का कल्चर जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा है। ये कोर्ट का हिस्टोरियल डिसीजन है जो भविष्य में होने वाले चुनाव पर भी असर डालेगा। आईसीएमआर की स्टडी में एक दावा हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्टडी में एक खुलासा किया कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। हालांकि इन लोगों में मौत की आशंका कम रहती है। चेन्नई में हुई स्टडी में पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट या वैक्सीनेटेड और टीका न लगाने वालों में एक जैसा ही था। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी ऑफ आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई ने स्टडी को अप्रूव किया। 17 अगस्त को जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में पब्लिश भी हुई है ये स्टडी। इसके मुताबिक डेल्टा से संक्रमित होने के बाद कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेने वालों में न्यूट्रलाइजेशन टाइम्स में कमी भी संकेत मिले हैं। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों में बैक थ्रू इन्फेक्शन की वजह हो सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के वैज्ञानिक जेरोमी थंगराज स्टडी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सैंपल कम लिए गए थे, साथ ही इससे री इन्फेक्शन के मामले शामिल नहीं है। हालांकि ऐसे केस कम संख्या में मिले थे। यह भी साफ नहीं था कि टीकाकरण के बाद जो लोग संक्रमित हुए उन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाई थी, लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों में गंभीर रूप से बीमार होने वाले और मृतक की संख्या बहुत कम थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद हत्या, दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हत्या और हिंसा रोक पाने में ममता बनर्जी असफल रही है और लोगों को इंसाफ दिलाने में भी ममता विफल रही। गौरव भाटिया ने कहा कि राज्य सरकार वर्दी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कर रही थी। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि उच्च न्यायालय के 5 जजों ने एक मत से कहा कि जिन निर्दोष लोगों ने उत्पीड़न सहा उनके परिजनों को मार दिया गया। जिन महिलाओं ने अस्मिता खोई है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ निष्पक्ष जांच के बाद ही संभव है। भाटिया ने यह भी कहा कि हमारे जो भाई बहन पश्चिम बंगाल में हैं, हम उन्हें ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि उनको इंसाफ मिलने ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता तब तक भाजपा हर उस परिवार और पीड़ित के साथ खड़ी है जिसके साथ टीएमसी के गुंडे और ममता बनर्जी ने अन्याय किया है। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। My life, my Lyra.
ब्रेक के बाद के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका फिर से स्वागत है। कोरोना में ढील पर सख्ती में संयुक्त अरब अमीरात ने इंडिगो की फ्लाइट पर 24 अगस्त तक रोक लगा दी। हालांकि कुवैत ने भारत से आने वाली सभी कमर्शियल फ्लाइट पर लगी रोक को खत्म कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो अपनी फ्लाइट में बिना आरटीपीसीआर टेस्ट वाले यात्रियों के साथ उड़ान भर रहा था, इसलिए उस पर मंगलवार से हफ्ते भर की रोक लगा दी गई, जो कि 24 अगस्त तक जारी रहेगी। फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। इस पर एयरलाइन कंपनी ने कहा कि हमने अपने यात्रियों को इसकी जानकारी दे दी है। हम उड़ान फिर से शुरू करने के बाद अन्य फ्लाइट्स में रिफंड या आवास के साथ उनका सपोर्ट करेंगे। यूएई अथॉरिटी ने अपने नागरिकों को देश में एंट्री पर राहत दी है, लेकिन इसके लिए डिपार्चर से 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट और फिर एयरपोर्ट पर फ्लाइट से पहले भी एक और रैपिड पीसीआर टेस्ट को पास करना होगा। रैपिड टेस्ट की जरूरत 5 अगस्त से लागू की गई। पैसेंजर्स को यात्रा के लिए यूएई अथॉरिटी से अप्रूवल लेटर को भी आवश्यकता रहेगी, जो कि एयरलाइन स्टाफ चेकिंग के दौरान चेक करेंगे। यूएई पहुंचने पर इन डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की जाती है। दूसरी ओर कुवैत ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल समेत मिस्र से आने वाली कमर्शियल उड़ानों से रोक हटा ली। कुवैत की मिनिस्ट्रियल कमेटी ने बुधवार को बयान जारी कर इनकी जानकारी दी थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के घुसने के ठीक बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने विमान से सवार होकर शरण के लिए यूएई चले गए। गनी के इस तरह देश छोड़ने के बाद जहां अफगान नागरिकों ने इसे धोखेबाजी करार दिया, वहीं अमेरिकी सरकार ने भी इसे कमजोर नेतृत्व का करार दिया। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अफगानिस्तान छोड़कर भागने के लिए अशरफ गनी पर हमला बोला है। ट्रंप ने गनी को धोखेबाज बताते हुए कहा कि उन्हें अफगानिस्तान के इस पूर्व राष्ट्रपति पर कभी भी भरोसा नहीं रहा। ट्रंप का एक बयान मंगलवार रात को फॉक्स न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में आया था। दरअसल इन एंकर ने ट्रंप से उनके कार्यकाल के दौरान तालिबान से की गई बातचीत और अफगान सरकार को लेकर कुछ सवाल पूछे थे। इस पर ट्रंप ने कहा, मैं चाहता था कि तालिबान जल्द से जल्द अफगान सरकार से समझौता कर ले, लेकिन मुझे गनी पर कभी पूरा भरोसा नहीं रहा। मैंने यह पहले भी खुले तौर पर कहा था कि मुझे वह पूरी तरह धोखेबाज लगता है। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान गनी पे तीखे हमले करते हुए कहा कि गनी ने अपना सारा समय हमारे सेनेटरों के साथ खाने में और उनका दिल जीतने में बिता दिया। सेनेटर उनकी जेब में रहते थे। कहा जाता है कि वह पैसे लेकर भाग गया है। पता नहीं, शायद यह भी सच हो सकता है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जिम्मेदारियों से भाग निकला है। तालिबान ने खुफिया जानकारी से लैस अमेरिकी मिलिट्री की बायोमेट्रिक डिवाइसेस से अपने कब्जे में ले लिया। इन डिवाइसेस में अमेरिकी सेना और उन अफगानी नागरिकों की जानकारी है जिन्होंने युद्ध में अहम भूमिकाएं अदा की थी। ऐसे में तालिबान बेहद आसानी से उन अफगानियों की पहचान कर सकते हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। डिवाइस का नाम हैंड इंटेलिजेंसी आइडेंटिटी डिटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि हाइड है। जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांडर के अधिकारी और 3 पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इसे तालिबान ने पिछले हफ्ते ही कब्जे में लिया था। अमेरिका के द इंस्क्रिप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों को चिंता है कि तालिबान इस संवेदनशील डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। इन डिवाइसेस में पुतलियों का स्कैन, फिंगरप्रिंट और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी शामिल है। इस डेटा के इस्तेमाल से बड़े डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ कि कितना डेटा तालिबान के हाथ लगा है। डिवाइसेस से उन अफगानियों को भी बायोमेट्रिक डाटा जिन्होंने युद्ध के दौरान अमेरिका की मदद की। जब तालिबान ऐसे अफगानियों की पहचान कर रहे हैं, उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सुपरवाइजर जैक सुलिवन ने मंगलवार को ये बयान दिया कि हमें ये निश्चित तौर पर नहीं पता कि अमेरिका की तरफ से अफगान सेना को दिए गए डिफेंस मटेरियल का एक आर्टिकल कहाँ गया, लेकिन ये ज़रूर पता है कि उसमें से बड़ी मात्रा में हथियार तालिबान के हाथ लगे और हमें उस बात का एहसास है कि तालिबान हमें वे हथियार वापस नहीं लौटाएगा। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका देते हुए चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी थी।
हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि सीबीआई अदालत की निगरानी में ही जांच करे। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि हत्या और दुष्कर्म के मामलों की जांच सीबीआई करेगी, वहीं अन्य मामलों की जांच एसआईटी करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच के लिए बंगाल कैडर के वरिष्ठ अधिकारी टीम के हिस्से होंगे। अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने हिंसा के संबंधित जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित किया। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से यह दिन तक कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने को भी कहा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या 13 जुलाई को प्रस्तुत अंतिम एनएचआरसी रिपोर्ट में अतिव्यापी होने वाले किसी भी मामले में कोई स्वायत्त संज्ञान लिया गया था। मानवाधिकार आयोग की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को दोषी माना। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दुष्कर्म व हत्या जैसे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए और इन मामलों की सुनवाई बंगाल के बाहर हो, वहीं अन्य मामलों की जांच विशेष जांच दल से कराई जानी चाहिए। संबंधित पर मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, विशेष लोक अभियोजक तैनात किए जाए और गवाहों की सुरक्षा को भी मद्देनजर रखें। घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुमान घटाया। एजेंसी के अनुमान 9.6 से घटकर 9.4 कर दिया गया। इंडिया रेटिंग्स एजेंसी का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद मजबूत रिकवरी हुई है। इसके अलावा कुछ अन्य इंडिकेटर भी रिकवरी दिखा रहे हैं, साथ ही एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है। एजेंसी के मुताबिक देश की पूरी वयस्क जनसंख्या को साल के अंत तक वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इंडिया रेटिंग एजेंसी के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट सुशील कुमार सिन्हा ने कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखते हुए यह लगभग तय है कि दिसंबर के अंत तक देश की पूरी वयस्क जनसंख्या का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि जून में पिछले अनुमान में कहा गया था कि इकोनॉमी की रिकवरी की रफ्तार वैक्सीनेशन पर निर्भर करेगी। अगर देश में सितंबर के अंत तक पूरी वयस्क जनसंख्याओं को वैक्सीनेट नहीं किया जाता तो 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.6 तक रह सकती है। ऐसा नहीं होने पर जीडीपी ग्रोथ 9.1 तक रह सकती है। रेटिंग एजेंसी के अनुमान के मुताबिक इस साल के अंत तक पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीनेट करने के लिए एक दिन में लगभग 52 लाख डोज देने होंगे। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ। વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતરની, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના માર્ગની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે જનતાની વાત। ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો। કે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત जनताना मुखे। दर रविवारे सांजे 7:30 થી 9:30 મેરેથોન માહિતી રજૂ કરતો ફોન ઇન કાર્યક્રમ जनतानी વાત। ब्रेक के बाद के न्यूज के मंच पे आपका फिर से स्वागत है। महंगाई से अब थोड़ी सी राहत मिली। तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन डीजल के दामों में कटौती की। आज दिल्ली में डीजल की कीमत 20 पैसे कम होकर 89.47 रुपीस प्रति लीटर आ गई। हालांकि पेट्रोल के दामों में कोई कटौती नहीं की गई। दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपये लीटर बिक रहा है। पेट्रोल की बात करें तो आखिर बार इसके दाम 15 अप्रैल को कम हुए थे, जबकि इसके बाद 40 दिनों बाद दामों में फिर से बढ़ोतरी हो गई थी। इस महीने की शुरुआत में कच्चा तेल $95 प्रति बैरल था, जबकि अब वो $67 पर आ गया। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में अभी कमी आ सकती है। 1 जनवरी को पेट्रोल 83.71 रुपये प्रति लीटर था, जो अब 101.84 रुपये पर है। यानी कि 8 महीने में सभी कम समय में 18 रुपये तक पेट्रोल महंगा हुआ। वहीं डीजल भी 15 रुपये महंगा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दरों में बदलाव करती है।
बैंकों की शाखाओं में रखे लॉकरों में चोरी डकैती फ्रॉड या प्राकृतिक आपदाओं से ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर आरबीआई ने बुधवार को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि अगर भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लॉकर का नुकसान होता है तो उसके होने वाले जिम्मेदारी बैंक पर नहीं डाली जा सकती। हालांकि बैंक को इससे अपनी शाखा में स्थित लॉकर को बचाने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। अगर बैंक कर्मचारी की किसी गलती या धोखाधड़ी, चोरी डकैती, भवन गिरने व आग लग जाने जैसी परिस्थितियों से लॉकर का नुकसान होता है तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इन वजह से ग्राहकों को जो नुकसान होता है बैंकों को उसकी भरपाई करनी ही होगी। यह भरपाई उस लॉकर के सालाना किराए का अधिकतम 100 गुना होगी। यानी अगर किसी लॉकर का सालाना किराया 10,000 रुपये है तो प्राकृतिक आपदा को छोड़कर अन्य वजहों से अगर लॉकर नष्ट होने की स्थिति में बैंक को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का भुगतान उस ग्राहक को करना पड़ेगा। लॉकर किराया पर देने के बारे में आरबीआई ने कहा कि बैंक ऐसे नए ग्राहकों का एक नया सावधि डिपॉजिट खाता खोले। उन खाते में 3 वर्षों का किराया और लॉकर तोड़े जाने की सूरत में उसका खर्च वहन करने के बराबर रकम होनी चाहिए। हालांकि बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों पर इस तरह का अकाउंट खुलवाने का दबाव नहीं डालेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद विधानसभा सार्थक चर्चा, बहस और फैसले के लिए है, विद्वान पैदा करने या हंगामे के लिए नहीं है। बुधवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हाल ही में संसद में विपक्ष के हंगामे पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्वाचन प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी भी उन्होंने याद दिलाई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को लोगों को जीवन स्तर सुधारने का ध्यान देना चाहिए। उन्हें ऐसे विषय उठाने चाहिए जिसमें आम लोगों का भला हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि संसद में क्या हुआ था। बहुत से युवा मेरे पास आए और बोले, सर आप देश के उपराष्ट्रपति हैं, आप इतनी उदास कैसे रह सकते हैं। मैंने कहा मैं कुछ लोगों से बुरे बर्ताव से काफी दुखी हूँ। संसद के अंदर कितना खराब व्यवहार किया गया। कर्नाटक समेत देश के कई विधानसभाओं में भी पूर्व में भी इसी तरह के व्यवहार का उल्लेख करते हुए नायडू ने कहा कि प्रत्येक सदस्य और जनप्रतिनिधि को उस संस्था के सम्मान में वृद्धि की कोशिश करनी चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। अपने आचार, विचार और व्यवहार से उसके विकास में योगदान देना चाहिए। आप लोगों के आदर्श हैं। यदि आप लोग ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो युवा और दूसरे लोग आपसे क्या प्रेरणा लेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभाएं और संसद ऐसे स्थान जहां आप चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। ये हंगामे के लिए नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तनाव हो सकता है लेकिन आपको काम में भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर लाहौर के मीनार पाकिस्तान पार्क में एक महिला टिकटॉकर से हुई बदसलूकी के सामने पुलिस ने 411 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह महिला अपने 3 सहयोगियों के साथ स्वतंत्रता दिवस पर एक वीडियो शूट करने गई थी। इसी दौरान वहां मौजूद भीड़ ने उसके साथ बदसलूकी की, कपड़े फाड़ दिए गए और उसके अलावा गहने, फोन को भी लूटा गया है। आमतौर पर पाकिस्तान में इस तरह के मामलों को दबाने में पुलिस व सरकार देने करती, लेकिन महिला के साथ जो कुछ भी हुआ इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। दबाव के बाद 411 लोगों पर केस दर्ज किया गया। टिकटॉकर का नाम आयशा है। उसने खुद मीडिया को दिए इंटरव्यू में घटना को विस्तार से बताते हुए कहा, ऊपर वाला मुझे मौत दे दे तो बेहतर रहेगा। पुलिस को दिए बयान में महिला ने कहा था, 14 अगस्त को मैं जश्न आज़ादी पर एक वीडियो शूट करने के लिए मीनार पाकिस्तान गई। वहां एक पार्क के करीब अपने 3 सहयोगियों के साथ वीडियो शूट कर रही थी। इसी वीडियो के लिए मैंने नई ड्रेस भी डिजाइन करवाई थी। तभी कुछ लोगों ने हम पर कमेंट शुरू कर दिया। बाद में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हमने वहां से निकल जाने का ठीक समझा लेकिन उन लोगों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस पाकिस्तान 17 अक्टूबर से शुरू हो रही T20 वर्ल्ड कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। यह हाई वोल्टेज मैच 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में भारत को कभी हरा नहीं सकी है। दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में 5 बार आमने सामने आ चुकी। इन सभी में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। हालांकि इस बार वर्ल्ड कप UAE में हो रहा है। टीम इंडिया पिछले 15 साल में इस देश में एक भी T20 नहीं खेली है, जबकि पाकिस्तान यहाँ 36 मुकाबले खेल चुका। इसमें से टीम ने 21 मैच जीते और 13 मुकाबलों में हार भी
हुई थी। पिछले 5 साल में यूएई में पाकिस्तान का रिकॉर्ड शानदार रहा। उसने 11 में से 11 मुकाबले जीते हैं। दुबई में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर सबसे ज्यादा मैच जीते। पाकिस्तान ने इस स्टेडियम में अपने 25 मैच खेले। इसमें से 14 मैचों में टीम ने जीत हासिल की, जबकि 3 मैचों में वो हारा था। वहीं भारत टीम दुबई में एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाई थी। हालांकि इंडियन प्लेयर्स को IPL के जरिए यहां की पिच का अनुभव है। पाकिस्तान टीम ने पिछले 5 साल में दुबई में भी एक भी T20 मैच नहीं गंवाया है। टीम ने कहा 6 मैच खेले और सभी मैच जीते। ओवरऑल टीम 20 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने 8 मैच खेले। इसमें से टीम इंडिया ने 7 और पाकिस्तान ने 1 मैच जीता था। एक मैच भारत ने टाई के बाद ऑल आउट में जीता था। अभी देश विदेश की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।